हेलो स्टूडेंट्स, एक्सो। अब चलिए डिस्कस करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, यानी कि वो फोर्सेस जो कि हमारे अर्थ के अंदर चलते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, इन फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस में कई सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। कई सारे चेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, यानी कि बहुत धीमे धीमे होते हैं, जबकि कई सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत सडन होते हैं, बहुत अचानक से होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं चेंजेस। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं तो आप बेहतर समझ पाओगे। तो जब हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से स्लो मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो जब हमारे धरती के नीचे की प्लेट्स मूव करती हैं तो इसमें कई बार होता ये है कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये प्लेट इस तरफ जा रही है और ये दूसरी प्लेट है और ये प्लेट इस तरफ जा रही है। तो अब होता ये है कि ये दोनों प्लेट्स अपने अपने डायरेक्शन में चलती रहती हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और जब ये प्लेट्स टकराती हैं आपस में तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे जोर डालती हैं, और जब जोर डालती हैं तो ये जो पूरी दरार होती है जहाँ ये प्लेट्स मिल रही होती हैं, उस पूरे एरिया में ये प्लेट्स टूटती हैं और इनका मलबा ऊपर की तरफ उठने लगता है। और ऐसे जितनी पूरी दरार है जहाँ पे ये प्लेट्स मिल रही होती हैं, जगह जगह पे ये मलबा ऊपर की तरफ आने लगता है। और ऐसे ही धीमे धीमे वक्त के साथ कुछ सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में बनने शुरू हो जाते हैं पहाड़। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो ये पहाड़ आप देखते हैं, ये नज़र आते हैं जो पहाड़, ये पहाड़ हर साल कुछ मिलीमीटर ही सही, कुछ सेंटीमीटर ही सही, लेकिन हर साल थोड़े और ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ बनते हैं इन प्लेट्स के मिलने से। और ये प्लेट्स अभी भी एक दूसरे से और ज़्यादा जोर डाल रही हैं एक दूसरे पे, तो पहाड़ बड़े होते जाते हैं वक्त के साथ। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको दिख रहा है सरफेस पे, और ये मूवमेंट इतना स्लो होता है, इतना धीमे धीमे होता है कि आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में कि पहाड़ कैसे धीमे धीमे ऊंचे होते जा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? स्लो मूवमेंट्स। ये हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे धरती के नीचे कुछ चल रहा है। तो धरती के नीचे कुछ चल रहा है, उसकी वजह से सरफेस पे धीमे धीमे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब जरा देखते हैं सडन चेंजेस के बारे में, जो अचानक मूवमेंट होता है धरती के नीचे होने वाली चीजों की वजह से। सडन मूवमेंट्स लाइक वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन। अब ये जो सडन मूवमेंट होते हैं, जब जमीन या सरफेस जो है वहाँ अचानक से मूवमेंट होते हैं, उसमें आते हैं वोल्केनोज यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं, और अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप जिसको हम कहते हैं। और इन दोनों की वजह से ही बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाश होता है, बहुत ज़्यादा तबाही आती है, घर बार टूट जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है। अब चलिए इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वोल्केनोज। अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। अब वेंट का मतलब होता है सुराख। तो वोल्केनो या ज्वालामुखी क्या होता है? हमारे अर्थ की क्रस्ट में जो सुराख होते हैं उनको कहा जाता है वोल्केनो। तो हमारे अर्थ की जो पूरी क्रस्ट है, जगह जगह पे ऐसे सुराख हैं जिनको वोल्केनो कहा जाता है। और हमारे अर्थ का लावा जब ऊपर की तरफ आता है तो इन वोल्केनोज से निकलता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में। When the lithospheric plates move, the surface of Earth vibrates. These vibrations are called earthquakes. अब हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जब मूव करती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेट्स आपस में टकराती हैं या प्लेट्स आपस में घिसती हैं। और इस वजह से जब प्लेट्स टकराती हैं या प्लेट्स घिसने लगती हैं एक दूसरे से, तो कई बार सीज़मिक एनर्जी निकलती है। सीज़मिक एनर्जी जब निकलती है तो उस सीज़मिक एनर्जी की वजह से ये जो टकराने वाली या घिसने वाली प्लेट्स हैं, ये हिलने लग जाती हैं। अब जब प्लेट्स हिलती हैं तो ये जो हमारे अर्थ की सरफेस है, ये भी हिलने लग जाती है। और इसी चीज़ को कहा जाता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। भू यानी कि ज़मीन, कंप यानी कि वाइब्रेशन। तो ये जो हमारे अर्थ के वाइब्रेशन हैं, इनको कहा जाता है अर्थक्वेक। The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called epicenter.
अब इस चीज़ को मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ तो आप बेहतर समझ पाओगे। तो जैसे ये हमारे अर्थ की सरफेस है और इसके नीचे यहाँ एक ये लिथोस्फेरिक प्लेट है और ये दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट है। अब मान लीजिए इन लिथोस्फेरिक प्लेट के बीच में कुछ फ्रिक्शन हुआ और यहाँ से इस पॉइंट से रिलीज हुई सीस्मिक एनर्जी। तो ये सीस्मिक एनर्जी जब रिलीज होगी तो इसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स हिलना शुरू करेंगी और ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये आसपास के पूरे एरिया में फैलने लगेगी। अब ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो एक चीज़ नॉर्मल सी बात है कि जो चीज़ पास में होगी वो चीज़ ज़्यादा हिलेगी, जो चीज़ थोड़ा दूर होगी वो चीज़ थोड़ा कम हिलेगी। तो अब इस पॉइंट के सबसे पास में जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील होंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होगी। तो इस जगह के सबसे पास कौन सी जगह है? क्या ये इस जगह के सबसे पास है? नहीं, इस जगह के सबसे पास ये वाली जगह है जो इस जगह के सबसे ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर। तो यही चीज़ कहा गया है यहाँ पे हमारे अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि हमारे अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर में, यानी कि क्रस्ट में जहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है, जहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है इस जगह को कहा जाता है फोकस। जो जगह फोकस के जस्ट ऊपर आती है इस जगह को कहा जाता है एपिसेंटर। अब ये जो एपिसेंटर है, यहाँ इस एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा तबाही होगी, ये जगह सबसे ज़्यादा हिलेगी। अब ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। जो सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा वो इस एपिसेंटर के आसपास वाले एरिया में होगा। और जैसे जैसे आप इस जगह से दूर जाते जाएंगे वो नुकसान थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। Vibrations travel outward from the epicenter as waves. The strength of the earthquake decreases away from the center. अब वही बात कही गई है जो मैं बता चुका हूँ। ये जो वाइब्रेशन है ये बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं। जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होता है ये बाहर की तरफ वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं और ये ट्रेवल करते हैं वेव्स के फॉर्म में। यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके बाद ये जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की, यानी कि जो तीव्रता होती है भूकंप की, ये घटती रहती है जब आप सेंटर से दूर जाते रहो। यानी कि इस एपिसेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाते रहो इस भूकंप की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली बट द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अब अगर भूकंप या अर्थक्वेक की बात करी जाए तो इसको प्रेडिक्ट करना, यानी कि इसकी भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना कि भूकंप आने वाला है, ये करना वैसे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पता लगाना कि सीस्मिक एनर्जी कब रिलीज होने वाली है ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहें, भूकंप आने पे क्या करना चाहिए इस चीज़ की हम पहले से तैयारी करके रखें, तो जो इम्पैक्ट होगा उस भूकंप का, ये इम्पैक्ट बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। इस जो तबाही होती है उस तबाही को बहुत कम किया जा सकता है। Earthquake prediction methods adopted by people locally include studying animal behavior. Fish in the pond get agitated and snakes come out to the surface. अब कायदे से कोई ऐसी मशीन नहीं है जो प्रेडिक्ट कर पाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे कल्चर्स हैं जो तमाम ऐसी बातें करते हैं कि हम जानवरों का रवैया देख के, एनिमल बिहेवियर स्टडी करके हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं, भूकंप आने से पहले मछलियों को अंदाज़ा हो जाता है और मछलियाँ बेचैन होने लगती हैं, एजिटेटेड होने लगती हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि भूकंप आने से पहले सांपों को भी अंदाज़ा लग जाता है और सांप अपने बिल से बाहर आके सरफेस से बाहर आ जाते हैं। अब ये बातें कही जाती हैं, साइंस के लेवल पे ये बातें कितनी सच हैं ये मुझे तो नहीं पता है फ़िलहाल तक, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन एनिमल्स को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भूकंप आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप जब आता है तो उस भूकंप को मेजर कैसे किया जाए, मापा कैसे जाए कि भूकंप कितना तेज था। Earthquake is measured with a machine called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on Richter scale.
अब भूकंप को नापने की जो मशीन होती है उस मशीन को कहते हैं सीज़्मोग्राफ। अब ये नाम वहीं से आया है, सीज़्मिक एनर्जी निकलती थी प्लेट से, तो उस सीज़्मिक एनर्जी कितनी है वहां से ये नाम आया है सीज़्मोग्राफ, यानी कि सीज़्मिक एनर्जी को ये ग्राफ बनाएगा। तो ये जो मशीन होती है बेसिकली करती ये है कि जब धरती हिलती है तो ये कुछ ऐसी लाइन बना देती है कि धरती कितना मूव कर रही है। तो जब ये सीज़्मोग्राफ का डेटा आता है तो बेसिकली ऐसी एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आती है ये दिखाने के लिए कि इतना धरती हिल रही थी। अब इस डेटा को फिर एक स्केल बनाया जाता है, क्योंकि इस डेटा से आप कुछ देख नहीं सकते कि कितना भारी अर्थक्वेक था, तो इसको समझने के लिए फिर एक स्केल बनाई जाती है जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। तो रिक्टर स्केल बेसिकली क्या है कि इस डेटा को एक स्केल में डाला जाता है, एक स्केल बनाई जाती है जिसमें 0 से लेके 10 तक डिजिट्स होती हैं और हर भूकंप को एक डिजिट दे दी जाती है ये दिखाने के लिए कि वो भूकंप कितना तेज था। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, समझ पाओगे आप। An earthquake of 2.0 can be felt only little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as major earthquake. अगर किसी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में अगर 2 रिक्टर स्केल है तो वो भूकंप हल्का होगा, कि वो बस महसूस कर पाओगे कि हाँ धरती हिली थी जरा सी। अभी अगर वही भूकंप कोई ऐसा भूकंप आए जो रिक्टर स्केल में वो 5.0 उसकी इंटेंसिटी हो, तो मतलब यहाँ पे धरती इतना हिलने लग जाएगी कि चीज़ें गिरने लग जाएंगी। आपने अगर दरवाजे पे दीवारों पे कुछ टांग रखा है तो चीज़ें गिरने लग जाएंगी अगर 5 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आ गया। अगर वो भूकंप 6 रिक्टर स्केल या फिर उससे भी ज़्यादा है, 7 रिक्टर स्केल का है, तो समझ लीजिए वो भूकंप इतना तेज़ है कि अब उसकी वजह से बहुत भारी तबाही हो सकती है, घर गिर सकते हैं, रोड फट सकती है और तमाम तरह की और भी तबाही मच सकती है। अब अगला मुद्दा है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं भूकंप के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं आप ये देख सकते हो कि वहाँ भूकंप आने की संभावना कितनी है। ऐसे जोन्स बनाए गए हैं इस लिहाज से कि कहाँ किस जगह पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है और कम है। अब इसके अलावा आप क्या करो जब भूकंप आना शुरू हो, तो अगर आप बाहर के इलाके में घर से बाहर हैं तो बाहर ही रहिए, खुले मैदान में सबसे सेफ है। अगर आप घर के अंदर हैं तो अब आप घर के अंदर ही क्या ढूंढिए, सेफ स्पॉट, यानी कि कोई सुरक्षित जगह। और सुरक्षित जगह क्या हो सकती है, जब भूकंप आएगा तो हो सकता है कि जो छत है ये नीचे गिर जाए, तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है आप किसी चीज़ के नीचे घुस जाएं जिससे कि आप बच सकें अगर छत गिरती है तो ऐसी जगहें क्या हो सकती हैं, किचन काउंटर के नीचे आप जा सकते हैं, किसी टेबल या किसी डेस्क के नीचे आप छुप सकते हैं। अगर आपको कोई टेबल डेस्क नहीं मिले तो वर्स्ट केस में आप कुछ तो करना है तो कमरे के बीच में खड़े होने से अच्छा है कि आप कमरे के किनारे पे खड़े हों, क्योंकि किनारे पे, कमरों के किनारे पे पिलर्स होते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत होगा। छत गिरेगी भी तब भी बीच में खड़े होने से तो बेहतर है कि आप किनारे या कोने पे खड़े हो। और इसके अलावा कुछ चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है, स्टे अवे फ्रॉम, जैसे ऐसी जगहें जहाँ पे आग लग सकती है और ऐसी जगहें जहाँ चिमनी होती है, ऐसी जो खिड़कियां हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं, क्योंकि अब अगर छत गिरी या ये दीवार गिरी तो उस शीशे के टूटने से आपको चोट लग सकती है। तो ऐसी जगहों से दूर रहना है, पिक्चर फ्रेम से दूर रहना है। जैसे ही भूकंप आना शुरू हो तो पिक्चर फ्रेम्स अगर हैं तो वो गिरने लग सकते हैं। इसके अलावा बी प्रिपेयर्ड, आप पहले से तैयार रहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करिए, आप जानिए कि क्या क्या करना चाहिए, अपने जानने वाले लोगों को बताइए। आप एक बैग भी प्रिपेयर करके रख सकते हो कि जिस बैग में आप बेसिक दवाइयाँ और कुछ दिन का खाना, ये चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब भूकंप आता है तो पूरा का पूरा घर गिर जाता है और मलबे में लोग दबे रह जाते हैं। वो जिंदा होते हैं लेकिन कई लंबे 1-1, 2-2, 3-3 दिन, कई केसेस में तो हफ्ते भर लोग दबे रह जाते हैं मलबे के नीचे और उनको तब जाके फिर निकाला जाता है। तो अगर ऐसा कोई बैग होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक यू।